हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज के बाद ये जो टॉपिक हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। बाईपास सर्जरी। आज हम देखते हैं बाईपास सर्जरी क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है हमारे पूरे ब्लड में हमारे पूरे बॉडी आर्गन के प्रत्येक कोशिका तक क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। यानी प्रत्येक कोशिका तक ब्लड में मिक्स करके ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या करता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। जब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है और ग्लूकोज पहुंचता है तो हमारी प्रत्येक कोशिका क्या करती है, एनर्जी बनाती है। प्रत्येक कोशिका को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस हार्ट को भी जो हमारे हार्ट की कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से हमारा हार्ट बना है, उन कोशिकाओं को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। और उन कोशिकाओं तक, हार्ट की कोशिकाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे आयोर्टा से निकला हुआ एक आर्टरी जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। और इसी कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आ जाता है तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सप्लाई अच्छे से प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में हमारे हार्ट में क्या होने लगता है, हमारे हार्ट में दर्द होने लगता है। इस दर्द को एंजाइना कहते हैं। तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी धमनी में जो ब्लॉकेज आ गया है, उस ब्लॉकेज को बाईपास करके एक दूसरी ब्लड वेजल्स, हमारे ही शरीर के किसी अन्य हिस्से से ब्लड वेजल्स, कोई रक्तवाहिका निकाल करके अगर कोरोनरी आर्टरी में लगा दिया जाए तो इस प्रोसेस को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसको हम चित्र से समझते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, नीचे हमारा बॉडी आर्गन है, ठीक, और ऊपर हमारा लंग्स है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और हमारे बॉडी, इसको कहते हैं राइट आर्टिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्टिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा बॉडी है और ये हमारा क्या है, हमारा लंग्स है। हमारे इस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टिकल में जाता है, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स में लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में। हमारे इस हार्ट के मसल को भी किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इस आयोर्टा से एक आर्टरी निकली रहती है, ठीक। और ये आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट को प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती है, सप्लाई करती है। अब अगर हमारे हार्ट के इस कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, क्या आ जाए, ये ब्लॉकेज आ जाए, तो क्या अब हमारे इस हार्ट के कोशिकाओं को O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और क्या कर जाएगा, हमारा हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो बाईपास सर्जरी में किया जाता है, बाईपास सर्जरी में हमारे शरीर के किसी अन्य हिस्से से कोई ब्लड वेजल्स, कोई रक्तवाहिका निकाला जाता है और ला करके यहाँ लगा दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर लगा दिया जाता है। यानी इस रास्ते से अब ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, अब ब्लड का सप्लाई इस बाईपास से हो रहा है।
इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। डियर फ्रेंड्स, फिर से देखिए, हमारे इस हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता है और इस हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है हमारा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। और जब इसी आर्टरी में ये ब्लॉकेज आ जाता है तो हमारे इस हार्ट को ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। हमारा जो हार्ट है, हमारे जो हार्ट की कोशिकाएं हैं प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती। जब फंक्शन नहीं कर पाती तो हमारे हार्ट में दर्द होने लगता है और इस दर्द को कहते हैं एंजाइना। तो हार्ट के इस समस्या को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले इस कोरोनरी धमनी के ब्लॉकेज से निजात पाने के लिए हम इस धमनी में क्या करते हैं, अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से से, हमारे शरीर के किसी अन्य हिस्से से कोई रक्त वाहिका निकाला जाता है और इस ब्लॉकेज को बाईपास करके एक ऐसे ब्लड वेजल्स को जोड़ दिया जाता है। जो ब्लड का सप्लाई ऐसे हो रहा था अब ऐसे ना हो करके अब इस बाईपास के जरिए हो रहा है। ठीक, इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। जैसे किसी मार्केट में जाम लग जाए, ट्रैफिक जाम लग जाए और गाड़ियों का आवागमन न हो पाए तो गाड़ियां क्या करती हैं, बाईपास अपनाती हैं। किसी दूसरे रास्ते से घूमकर फिर उस रास्ते पर आती हैं, यानी जाम को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया गया। तो ये जो एक तरह से ट्रैफिक जाम है, ब्लॉकेज क्या है, इस ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जा पा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर के किसी अन्य हिस्से से कोई दूसरी रक्तवाहिका लगा दिया गया है यहाँ पर। अब इसके जरिए हमारे हार्ट के क्या कहते हैं, कोशिकाओं को ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, बाईपास सर्जरी आपको समझ में आया होगा। When blockage occurs in the coronary artery and oxygenated blood cannot reach through it and pain starts in the heart, this pain is called angina. To remove this blockage, bypass surgery of the coronary artery is performed. A blood vessel is taken from another part of the body and attached to the coronary artery to bypass the blockage. ब्लॉकेज आने पर कोरोनरी धमनी का बाईपास सर्जरी किया जाता है। शरीर के किसी अन्य भाग का रक्तवाहिका में निकालकर कोरोनरी धमनी में लगाकर ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाता है। तो ये होता है डियर फ्रेंड्स बाईपास सर्जरी। आपको समझ में आया होगा। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? Cardiac cycle is the sequence of events that occur in the heart during one complete heartbeat, including contraction and relaxation of auricle and ventricles. एक हमारे हार्ट में कंप्लीट साइकिल होती है। एक कंप्लीट साइकिल यानी एक हार्ट बीट होने में हमारे हार्ट में जो घटनाओं का सीक्वेंस होता है उन सभी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल कहा जाता है। एक हमारे एक हार्ट बीट के दौरान क्या होता है? हमारे एक हार्ट बीट के दौरान हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के इस घटना को यदि जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में क्या होता है? इस कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट का ऊपर वाला चेंबर जब रिलैक्स करता है तो नीचे वाले दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर वाले दोनों चेंबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले दोनों चेंबर क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। यानी एक कंप्लीट साइकिल पूर्ण होने में, यानी एक हार्ट बीट बनने में हमारा हार्ट क्या करता है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है। ठीक, तो इन्हीं घटनाओं के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है? कार्डियक साइकिल में होता है ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले लेक्चर में। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकल
सिस्टॉल का मतलब जब हमारे ऊपर के दोनों चेंबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ब्लड दोनों ऊपर वाले चेंबर यानी अलिंद से कहाँ चले जाते हैं, नीले में। आर्ट्रिया आरिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू वेंट्रिकल, इसको कहते हैं आरिकल सिस्टोल। आरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल, इन तीनों को मिलाकर बनता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है, पहले आरिकल सिस्टोल होता है, यानी ऊपर के दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों अलिंद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पुश कर देते हैं नीचे वाले दोनों चेंबर वेंट्रिकल्स में, इसको कहते हैं ऑरिकल सिस्टोल। फिर क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। जब दोनों नीचे वाले चेंबर में ब्लड आ जाते हैं तो उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड चला जाता है लंग्स में, और आर्टा के जरिए ब्लड चला जाता है हमारे पूरे बॉडी में। राइट वेंट्रिकल, जब नीचे के दोनों चेंबर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से ब्लड कहाँ चला जाता है, दाएं नीले से ब्लड हमारे लंग्स में चला जाता है, और बाएं नीले से महाधमनी से होते हुए ब्लड हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल में दोनों नीचे के चेंबर क्या करते हैं, सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल सिस्टोल ऊपर के दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड नीचे पुश। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल सिस्टोल नीचे के दोनों चेंबर यानी नीले कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड पुश कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, और आयोर्टा यानी महाधमनी के जरिए बॉडी में, इसको कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी, इसको कहते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में ना आ रहा होगा वो लोग क्या करेंगे, पहले हमारे जो पुराने लेक्चर हैं 3 उसको देखेंगे, ये वीडियो समझने में, इस लेक्चर को समझने में बहुत आसानी होगी। अब अगला देते हैं कंप्लीट डायस्टोल। एक कंप्लीट डायस्टोल क्या है, ऑल चेंबर रिलैक्स, ऑल चेंबर रिलैक्स एंड ब्लड फिल्स विथ, हार्ट फिल्स विथ ब्लड। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल कब होता है, कंट्रैक्शन के कंडीशन में। डायस्टोल कब होता है, रिलैक्सेशन के कंडीशन में। तो कंप्लीट डायस्टोल का मतलब ऑल चेंबर्स रिलैक्स एंड हार्ट फिल्स विद ब्लड। अब ध्यान देना, ऑल चेंबर एक साथ रिलैक्स नहीं होते हैं। हमने बताया जब ऊपर वाले दोनों चेंबर रिलैक्स होंगे तो नीचे वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे वाले दोनों रिलैक्स होंगे। तो ऑल चेंबर रिलैक्स एंड हार्ट फिल्स विथ ब्लड। जब जब चेंबर रिलैक्स करेगा, जब जब हार्ट रिलैक्स करेगा, तब तब हार्ट के चेंबर में ब्लड क्या होगा, भरेगा। तो क्या कहते हैं, ऑरिकल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों घटनाओं को मिला करके क्या बनता है हमारा कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। ठीक, समझ में आया। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है रक्त खुले में बहे, ओपन स्पेस में बहे, यानी उसमें ना तो कोई धमनी हो, ना तो कोई शिरा हो, और ना ही कोई कैपिलरीज यानी क्या कहते हैं वो केशिका हो। यानी ब्लड को बहने के लिए ना तो किसी की बिना ब्लड वेजल्स का ब्लड बहे एक गुहिका में, ठीक है, ब्लड वेजल्स हो ही नहीं। अब हमारे बंद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो धमनी के जरिए पूरे शरीर में चला जाता है। फिर धमनी से ब्लड कहाँ जाता है, पतले पतले कैपिलरीज में, उन कैपिलरीज के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन दिया जाता है और CO2 लिया जाता है। फिर वो छोटी छोटी कैपिलरीज आकर किसमें मिल जाती हैं, शिराओं में, वेन्स में। फिर वो वेन्स हमारे पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट में। यानी हमारे शरीर में, यानी ऐसे लोगों के शरीर में जिनमें डबल क्या कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है,
उनमें ब्लड आर्गन के कांटेक्ट में नहीं आता है। वो ब्लड किस में बहता है? रक्त वाहिकाओं में बहता है, ब्लड वेजल्स में बहता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, इन दिस सिस्टम ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड विद इन वेजल्स। यानी इस कंडीशन में, इस सिस्टम में जो ब्लड है किसी वाहिका में कन्फाइन नहीं है, किसी वाहिका के अंतर्गत, किसी ब्लड वेजल्स के अंतर्गत या किसी पाइप में नहीं बह रहा है। इट फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी कैविटीज। यह शरीर में जो गुहिका है, जो कैविटी है, एकदम खुल्लम खुल्ला क्या कह रहा है? बह रहा है। जैसे सपोज दैट, मान लो हमारा कोई एक खेत है, उसमें हम खेत पाइप के द्वारा लगाए हैं। हर पौधे तक क्या किए हैं? एक पाइप भेजे हैं, ठीक है। हर पौधे तक ड्रिप सिस्टम है, हर पौधे तक पाइप गया है, ठीक है। हर पौधे तक पाइप गया है। जैसे मान लो हमने क्या लगाया है, हमने बैगन का पेड़ लगाया खेत में, तो बैगन के हर पेड़ तक क्या गया है? एक पाइप गया है, और उसी पाइप के माध्यम से बैगन की सिंचाई हो रही है। एक कंडीशन ये हो गया। एक कंडीशन हो गया पूरे क्यारी में पानी खोल दे और पानी खुल्लम खुल्ला बिना ब्लड वेजल्स का ऐसे ही बहे, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या करता है इस सिस्टम में? क्या होता है? इट फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी कैविटीज बाथ द आर्गन। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। जो जिस बॉडी कैविटी में, अब हम लोगों में जिसमें ब्लड बहता है उसको आर्टरी कहते हैं, जिसमें प्योर ब्लड बहता है। जो ब्लड वेजल्स कोशिकाओं तक पहुंच बनाती हैं, कोशिकाओं तक गैसेस एक्सचेंज करती हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। जो ब्लड वेजल्स हमारे शरीर से CO2 ब्लड को हमारे हार्ट में लाती हैं, उनको वेन्स कहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे जीव जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, जिसमें ब्लड बह रहा है, उसको क्या कहते हैं? हीमोसील। अभी हम आपको बताते हैं हीमोसील। जैसे ये देखो क्या है, ये है कॉकरोच, ठीक। ये है कॉकरोच, ठीक। अब इस कॉकरोच में क्या हो रहा है? ये जो इसका जो क्या है, ये हीमोसील। और इसी में ये क्या है? एक तरह से कॉकरोच के अंदर शरीर एक कैविटी है, और इसी कैविटी के अंतर्गत उसके क्या है? पूरे आर्गन हैं। और वो आर्गन क्या है? जैसे सपोज दैट, मान लो हम एक क्या करें, एक क्यारी ले लें। उस क्यारी में क्या है? हम 50 पेड़ लगा दें, तो पानी क्या हो रहा है? पानी ऐसे क्यारी में खोल दें तो पूरे सभी पौधों तक पानी क्या हो रहा है? जा रहा है। यानी सभी पौधे पानी से घिरे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे एक क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉकरोच। तो इस कॉकरोच में कोई ब्लड वेजल्स नहीं है, ना आर्टरी है, ना वेन्स है, ना कैपिलरीज है। तो ब्लड ऐसे ही इसके पूरे शरीर में क्या है? गुहा है, गुहिका है, कैविटी है। इसी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है और आर्गन्स को क्या कर रहा है? बात कर रहा है, यानी आर्गन को घेरे हुए है। वो जो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो पूरा क्या कर रहा है? घेरे हुए। वैसे इसमें ब्लड नहीं होता है, इसमें ब्लड के नाम पर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ। इन ऐसे जानवरों के जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उनमें ब्लड नहीं होता, उनमें क्या होता है? हीमोलिम्फ। मतलब क्या होता है? इस प्रणाली में रक्त वाहिकाओं में बंद नहीं रहता, बल्कि बॉडी कैविटी, जिसे हीमोसील कहते हैं, उसमें फ्रीली बहता रहता है और सीधे अंगों को घेरता है। यानी जैसे मान लो कि अंग हैं और चारों तरफ से ब्लड बह रहा है, अंगों को घेरे हुए है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्या हो गया? गुहिका हो गया, ठीक। एक किसी मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले का एक आर्गन हो गया, एक आर्गन हो गया, एक आर्गन हो गया, एक आर्गन हो गया, तो ब्लड ऐसे बह रहा है, पूरा एकदम ऐसे घेरे हुए है, ठीक। ब्लड ऐसे घेरे हुए है, जो ब्लड है ऐसे बह रहा है एकदम। एक क्या है? एक कैविटी है, गुहिका है। इस कैविटी के अंतर्गत उस जानवर के आर्गन है, तो ब्लड ऐसे क्या है? बह रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है ब्लड, ठीक। अब इसमें होता क्या है? जो हार्ट होता है पंप्स ब्लड इनटू ओपन स्पेस। जो हमारा हार्ट होता है डबल सर्कुलर क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, लेकिन पंप होने के ब्लड कहाँ जाता है? पंप होने के बाद वो हमारे आर्टरी में जाता है, यानी ब्लड वेजल्स में जाता है। लेकिन इनका जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो सीधे सीधे कहाँ चला आता है? गुहिका में चला जाता है, कैविटी में चला जाता है। मैंने क्यारी वाला उदाहरण दिया ना, एक हम पंपी सेट लगाएं और हर पौधे तक पाइप के द्वारा पानी भेजें। एक पंपी सेट लगाएं जो हमारा पंपी सेट पानी को पंप किया और इस पूरे पानी को क्यारी में खोल दिया, ऐसे खुला बह रहा है फ्रीली,
तो ये वाला सिस्टम होता है इनमें। आर्गन्स आर डायरेक्टली सराउंडेड बाय द फ्लूइड। देखो मैंने बताया ना, जैसे एक क्या हो गया, ये हो गया आपका एक ऐसा जानवर जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हो गया इनका क्या कहते हैं, कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक, कैविटी। और इन कैविटी के अंतर्गत हो गया इनका ये आर्गन। और इस आर्गन के चारों तरफ क्या हुआ है, ब्लड को क्या, ब्लड ने क्या किया, घेरे हुए है। आर्गन्स आर डायरेक्टली सराउंडेड बाय द फ्लूइड। ए आर्गन, ए आर्गन, ए आर्गन, ए आर्गन, ये सारे आर्गन इस ब्लड के द्वारा क्या हुए हैं, सराउंडेड हैं, ठीक। नो प्रॉपर नेटवर्क ऑफ आर्टरी वेन्स कैपिलरीज। अब ऐसे जानवर में कोई प्रॉपर आर्टरी, कोई प्रॉपर वेन्स या कैपिलरी नहीं पाया जाता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानवरों में कोई आर्टरी, धमनी, कोई वेन्स यानी सीरा, और कोई क्या कहते हैं उसको कैपिलरी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन जानवर आते हैं, जैसे देखो भाई आपका कॉकरोच आ गया यानी तिलचट्टा आ गया, एक ग्रास होपर आ गया, टिड्डा आ गया, स्पाइडर आ गया, मकड़ी क्या आ गया, स्नेल आ गया, घोंघा आ गया, ठीक है, क्लैम आ गया, सीपी जिसे कहते हैं, मोलस्क, मोलस्क, मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जितने जानवर हैं, मृदु कवची, मृदु जानवर, मृदु कवची वाले जानवर, मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे स्नेल आ गया, आपका सीप आ गया, इसके अंतर्गत जितने जानवर आते हैं सारे के सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया, स्नेल हो गया, घोंघा हो गया, सीपी हो गया, ग्रासहोपर हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, सब में क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसका एक क्या है, इसका एक आपको क्या कहते हैं, एक अपवाद है, जिसे होता है ऑक्टोपस, ठीक। इस ऑक्टोपस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इस ऑक्टोपस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये इसका अपवाद है। सारे के सारे जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रासहोपर हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, स्नेल हो गया, सीप हो गया, मोलस्क हो गया, मोलस्क यानी वही स्नेल या सीप, ये सब मोलस्क के अंतर्गत आते हैं ना। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एक जो आपका ये है ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में ये अपवाद है, इसमें क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसके अंतर्गत प्रॉपर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल्स यानी रक्तवाहिकाओं में फ्लो होता है, ठीक। बंद परिसंचरण तंत्र, अब इसके बारे में क्या ही बताएं, हम समझा ही दिए कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि इसके अंतर्गत प्रॉपर क्या, प्रॉपरली प्रॉपर ढंग से क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो पंप होने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, हमारे आर्टरी में, और आर्टरी हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाता है। फिर इसके बाद आता है कैपिलरीज का नंबर, फिर हमारा आर्टरी आर्ट्रियोल्स में बंटता है, फिर वो आर्ट्रियोल्स छोटे छोटे ऊतकों के अंदर घुसने के बाद छोटे छोटे ब्लड वेजल्स, बहुत पतले पतले माइक्रो लेवल के ब्लड वेजल्स में चेंज होते हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज गैसियस एक्सचेंज करते हैं यानी O2 देते हैं उनसे कोशिकाओं को, CO2 लेते हैं, फिर वो लेकर के किसके पास चले जाते हैं, वो लेकर के सिराओं के पास चले जाते हैं, वेन्स के पास। फिर वेन्स क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से CO2 वाले ब्लड को इकट्ठा करता है और हमारे हार्ट में लाकर दे देता है, यानी प्रॉपर नेटवर्क पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का एक प्रॉपर नेटवर्क पाया जाता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था, ठीक। इन दिस सिस्टम ब्लड फ्लोज ओनली इनसाइड वेजल्स, ऐसे सिस्टम में जो ब्लड है वो वेजल्स में बहता है, जैसे आर्टरीज में बहेगा, वेन्स में बहेगा, कैपिलरीज में, एंड नेवर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट्स बॉडी टिश्यू, और कभी भी हमारे शरीर के ऊतकों से डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आएगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ये हो गया उनका कैविटी हो गया,
ए बॉडी आर्गन हो गया और ब्लड पूरे एकदम चारों तरफ से सराउंडेड किए है, घेरे हुए है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड हमारे ऊतकों के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो हमारा ब्लड है किसके अंतर्गत बह रहा है? ब्लड वेजल्स के अंतर्गत बह रहा है। ठीक, क्या होता है ऐसे ओपन क्या कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? क्या स्टेप है? हमारा हार्ट जो है ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। कहाँ करता है? आर्टरी में। हमारा हार्ट ब्लड को आर्टरी में पंप करता है, धमनियों में। उसके बाद ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स। हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया आर्टरी में, फिर आर्टरी छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में, फिर आर्टेरियोल्स छोटे छोटे टिश्यू के अंदर जाने के बाद कैपिलरीज में। उन कैपिलरीज ने O2 लिया, O2 दिया, CO2 लिया और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज किया, न्यूट्रिएंट्स दिया कोशिकाओं को। ये सब काम करने का काम हमारी कैपिलरीज करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। उसके बाद CO2 वाले ब्लड को लेकर के ला देती हैं किसके पास? वेन्स के पास। ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू वेन्स। आर्टरी ने लाया, CO2 ने आर्टरी ने ब्लड को लाया, कैपिलरी ने सबको बांटा, जो ब्लड में मिक्स होके आया उन सब चीज़ों को। उसके बाद हमारे वेन्स ने, हमारे शिराओं ने इस ब्लड को वापस कहाँ पहुँचा दिया? हमारे हार्ट में। यानी हमारे इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का एक प्रॉपर नेटवर्क पाया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन्स हो गए, हम हो गए, ठीक, ऑल वर्टिब्रेट्स हो गए, ऐसे सभी जानवर जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। उनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिश, मछली, 2 चेम्बर वाले मछली में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बर्ड्स, पक्षी, मैमल्स, स्तनधारी जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, लोमड़ी, गधा, सुअर, ठीक, इनमें क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक ऑक्टोपस, ठीक, समझ में आया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? ये सब आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब आगे देखते हैं हार्ट चेम्बर इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग जानवरों के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? जैसे फिश के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? फिश के हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं, जिनमें से एक होता है आर्टिकल प्लस एक होता है वेंट्रिकल। मछली के हार्ट में एक आर्टिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस, मेढक के हार्ट में क्या होता है? 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 आर्टिकल प्लस एक वेंट्रिकल। मेंढक एम्फीबियन, उभयचर, जो जल और पानी दोनों में रहते हैं, उसके हार्ट में क्या होता है? 2 आर्टिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, यानी 3 चेम्बर होता है। रेप्टाइल्स जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है, सारे हर प्रकार के स्पीशीज के सांप हो गए, छिपकली हो गई, इसके हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? इसके हार्ट में आपका 3 चेम्बर पाए जाते हैं, जिनमें 2 आर्टिकल प्लस एक वेंट्रिकल, ठीक, 2 आर्टिकल प्लस एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, लेकिन इसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, ये एक्सेप्शन है, इसको। बर्ड्स, पक्षियों में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल्स यानी 2 अलिंद और 2 निलय। और क्या हो गया? काकरोच, ठीक, काकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर होते हैं, ठीक, और इनमें जो है आर्टिकल और वेंट्रिकल का कोई केस नहीं होता, ठीक, आर्टिकल और वेंट्रिकल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। काकरोच के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 13 चेम्बर। अर्थ और केचुआ के हार्ट में 8 चेम्बर, ठीक, काकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर, अर्थरोम यानी केचुआ के हार्ट में 8 चेम्बर। बर्ड्स में 4 चेम्बर, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल, याद करिए। मैमल्स, स्तनधारी, 4 चेम्बर, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल 4 चेम्बर, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल भी एक क्या कहते हैं? सरीसृप है, रेप्टाइल्स है।
रेप्टाइल्स में 3 चेंबर होते हैं, लेकिन घड़िया जो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है और उसमें 4 चेंबर होते हैं। सारे के सारे रेप्टाइल्स में 3 चेंबर, 2 आर्टिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, बट इन क्रोकोडाइल्स 2 आर्टिकल एंड 2 वेंट्रिकल एंड 4 चेंबर्स। एम्फीबियंस उभयचर 3 चेंबर, 2 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल। फिशेज मछली 2 चेंबर्स, 1 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल। रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट, एक इंसान का सामान्य हार्ट बीट कितना होता है, हार्ट बीट पर मिनट कितना होता है, 72, 72। अब रेट ऑफ हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो हमारा रेट ऑफ हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, जो हार्ट बीट होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ एनिमल। यानी जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनिमल। इसका मतलब समझा आप लोगों ने, विपरीत है। जो हार्ट बीट होता है वह जानवरों के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई जानवर का साइज बड़ा है तो उसका हार्ट बीट क्या होगा, कम होगा। कोई जानवर छोटा है तो उसका हार्ट बीट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हाथी का हार्ट बीट क्या होगा, कम होगा, लेकिन एक चूहे का हार्ट बीट क्या होगा, ज्यादा होगा। जानवर जितना बड़ा उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा, जानवर जितना छोटा उसका हार्ट बीट उतना ज्यादा, जानवर जितना बड़ा उसका हार्ट बीट उतना कम, जानवर जितना छोटा उसका हार्ट बीट उतना ज्यादा। यही तो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर हार्ट बीट 10 बीट पर मिनट बढ़ जाता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा हार्ट बीट कितना बढ़ जाएगा, 10 बीट पर मिनट। यानी सपोज दैट मान लो एक हेल्दी मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और क्या कहते हैं हार्ट बीट कितना होता है, 72। अगर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए यानी 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हमारा हार्ट बीट कितना हो जाएगा, 82। ठीक समझ में आया। तो हार्ट बीट क्या होता है, वो टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता है। यदि हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो हमारा हार्ट बीट 10 टाइम नहीं 10 बीट पर मिनट बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि, 10 बीट पर मिनट की वृद्धि। ठीक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं ब्रैडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया क्या होता है। टैकीकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया मीन्स फास्टर हार्ट रेट देन नॉर्मल रेट। हमारे हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट बीट है उसका नॉर्मल रेट क्या है, 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। लेकिन जो टैकीकार्डिया है, जो टैकीकार्डिया, जो टैकीकार्डिया है एक कुछ कंडीशन में होता है। किस कंडीशन को हमारे शरीर में टैकीकार्डिया कहते हैं, जब हमारा हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 72, और यदि हमारा हार्ट बीट 72 से ज्यादा बढ़कर यानी 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया मीन्स फास्टर हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। हृदय की धड़कन का 100 बीट पर मिनट से ज्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया कहलाता है। टैकीकार्डिया मतलब हमारे हार्ट बीट का 100 बीट पर मिनट से ज्यादा बढ़ जाना टैकीकार्डिया कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 72 बीट पर मिनट। ठीक, अब देखते हैं ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया मीन्स हार्ट बीट का कम हो जाना, लोअर देन, ब्रैडीकार्डिया इज स्लोअर हार्ट रेट देन नॉर्मल रेट।
जो हमारे हार्ट बीट का जो नॉर्मल रेट है वो 72 है, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया क्या है? नॉर्मल स्लोअर हार्ट बीट रेट। यदि हमारा हार्ट बीट 72 है और यदि हमारा हार्ट बीट 60 से नीचे हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हमारा हार्ट बीट 100 से ऊपर हो जाए उसको टेकीकार्डिया कहते हैं। हमारा हार्ट बीट 60 से नीचे हो जाए, 60 से नीचे हो जाए, लेस देन 60 हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से ज्यादा। 60 बीट पर मिनट से कम ब्रेडिकार्डिया, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा टैकीकार्डिया। तो ये ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जब हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो हमारा हार्ट बीट 10 बीट पर मिनट बढ़ जाएगा। और हमारा जो किसी जानवर का जो हार्ट बीट होता है उसके साइज के अनुसार होता है। किसी जानवर का साइज बड़ा है तो उसका हार्ट बीट कम होगा, किसी जानवर का साइज कम है तो उसका हार्ट बीट ज्यादा होगा, ठीक। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी कब किया जाता है? हमारा जो आर्टरी है वो क्या करता है? हमारा आर्टरी हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। लेकिन इस हमारे हार्ट में क्या आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, या हमारी जो ये क्या कहते हैं आर्टरीज है सक्रिय हो जाए, हमारी जिससे सपोज दैट मान लो ये क्या हो जाए, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या आर्टरी, और हमारे इस आर्टरी में क्या आ जाए, ब्लॉकेज, या इस हमारे आर्टरी क्या हो जाए, सक्रिय, ठीक। यहाँ सक्रिय हो गई, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया। तो इन दोनों कंडीशन में इस क्या कहते हैं कि इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए या इस सक्रिय जो है आर्टरी को चौड़ा करने के लिए जो मेडिकल प्रोसेस किया जाता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, एक पतला सा ट्यूब लिया जाता है। ट्यूब मतलब ट्यूब देखे होंगे जो लंबा लंबा होता है पाइप जैसा, एक ट्यूब लिया जाता है, उसको कैथेटर कहते हैं, मेडिकल टर्म में कैथेटर। एक थीन ट्यूब लिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, कैथेटर। और उस ट्यूब के किनारे पे क्या लगा रहता है, एक बैलून लगा रहता है। जैसे सपोज दैट मान लो एक क्या हो गया, ये आपका एक कैथेटर हो गया, क्या हो गया, ये कैथेटर हो गया, ठीक। इस कैथेटर के किनारे पे क्या लगा है, एक बैलून लगा है। तो इस कैथेटर को कहाँ भेजा जाएगा, उस साइट पर भेजा जाएगा हमारे जिस साइट पर क्या लगा है, ब्लॉकेज हुआ है, या जिस साइड पर क्या हुआ है, हमारी आर्टरी नैरो हो गई है, सक्रिय हो गई है। इस कैथेटर को वहां भेजा जाएगा और वहां पर जैसे ही कैथेटर पहुंचेगा क्या कर दिया जाएगा, इस गुब्बारे को, बैलून को फुला दिया जाएगा। और जैसे ही बैलून फूलेगा, गुब्बारा फूलेगा, वो जो वहां पर ब्लॉकेज हुआ है या जो वहां पर सकरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे खुल जाएगा, जैसे ही खुलेगा हमारा ब्लड प्रॉपर फ्लो करने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इस कैथेटर को निकालेंगे या फिर इस गुब्बारे को निकालेंगे, हमारा ब्लॉकेज फिर से हो जाएगा और हमारे जो सक्रिय है, जो नैरो ब्लड वेजल से जो आर्टरी है वो फिर से सक्रिय हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे आर्टरी में एक क्या डाला जाता है, स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट, स्टेंट क्या होता है, एक जालीदार ट्यूब होता है। ये देखिए, ये क्या है, ये जालीदार ट्यूब है, ठीक है। देख रहे जालीदार ट्यूब ना, एक जालीदार ट्यूब क्या किया जाता है, जिसे ये है एक जालीदार, ये यार ये एआई कहाँ चला आ रहा है, एक जालीदार ट्यूब है। देखो एक जालीदार क्या है, ये ट्यूब है, एक जालीदार एक ट्यूब है। इस जालीदार ट्यूब को इस आर्टरी के अंदर डाल दिया जाता है। अब जैसे मान लो ये जालीदार ट्यूब इस आर्टरी के अंदर डाल दिया जाए तो जालीदार ट्यूब क्या करेगा, इस आर्टरी को सकरा नहीं होने देगा
और इस आर्टरी में जो क्या कहते हैं, ये जम गया है, क्या कहते हैं इसको, ये ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से होता है, या जो हम लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसका टार जाके क्या होता है, धमनियों में जम जाता है, इससे ब्लॉकेज आ सकता है। ठीक, या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से ब्लॉकेज आ सकता है। तो जब हम लोग ये क्या करते हैं, स्टेंट डाल देंगे, यहाँ पर ये स्टेंट है, ठीक है, स्टेंट, STENT। ये स्टेंट क्या है? एक जालीदार क्या है, ट्यूब है, एक जालीदार, एक मेश ट्यूब है, स्मॉल मेश ट्यूब, जालीदार। जब इसको डालेंगे तो ये क्या होगा, ये सकरा नहीं होगा, ये ऐसे क्या करेगा, ये ऐसे उठा ही रहेगा, ठीक है, उठा ही रहेगा, ये सकरा नहीं होने पाएगा, ये उठा रहेगा, जिससे हमारा ब्लड क्या करेगा, आसानी से आर्टरी में फ्लो करेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी। देखो, एंजियोप्लास्टी इज मेडिकल प्रोसीजर यूज टू ओपन ब्लॉक्ड और नैरोड आर्टरीज एंड रीस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो। जो सकरी ब्लड आर्टरी है, जो सकरी आर्टरी है उसको, या जो ब्लॉक हो गया है आर्टरी, उसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, ताकि हमारा नॉर्मल ब्लड जो फ्लो है वो रिस्टोर हो चुके, जो बंद हो चुका है वो रिस्टोर हो चुके, फिर से ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके। इसमें क्या किया जाता है, अ थिन ट्यूब कैथेटर विथ ए स्मॉल बैलून इज इंसर्टेड इनटू द आर्टरी। आर्टरी के अंदर एक कैथेटर डाला जाता है, जिसके आगे क्या लगा है, गुब्बारा लगा है, बैलून लगा है, एक पतली नली जिसमें छोटा गुब्बारा लगा होता है, धमनी में डाला जाता है। द बैलून इज इन्फ्लेटेड एट द ब्लॉक्ड साइट। जहां पर ब्लॉकेज हुआ है उस साइड पे जाने के बाद बैलून क्या कर दिया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है, बैलून को फुला दिया जाता है। उसके बाद अ स्मॉल मेश ट्यूब, एक जालीदार ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है, वहां पर रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है, टू कीप द आर्टरी ओपन, ताकि आर्टरी हमेशा खुली रहे। ठीक, अरे यार जैसे सपोज मान लो कोई पाइप है, पचक गया है, उस पाइप के अंतर्गत हम एक बेलनाकार एक स्टील का पाइप डाल दे, तो क्या वो जो पाइप, प्लास्टिक के पाइप पचका है, क्या वो पचका ही रहेगा? नहीं, उसके अंदर अगर हम स्टील का पाइप डाल दें तो क्या रहेगा, वो पचकेगा नहीं, वो उभर जाएगा, जिसके अब क्या होगा, पानी आसानी से उस पाइप में फ्लो करेगा। तो ये सही प्रोसेस को, जो ये मेडिकल प्रोसीजर, इसको क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं। टेस्ट नेम एंड पर्पज, हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, इनका पर्पज क्या होता है, कि कौन कौन से टेस्ट हैं, इनका पर्पज क्या है। एक एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको देख लेते हैं। ये ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कब किया जाता है, जो हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल गतिविधि है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस करता है, यानी कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, संकुचित करता है, संकुचित होता है, शिथिलन होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, ये एक्टिविटी की वजह से। तो जो हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका जांच पड़ताल करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये वाला किया जाता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके नाम में इलेक्ट्रो आया है, याद करने का आसान तरीका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, कार्डियो मतलब हार्ट। ठीक, तो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक गतिविधि, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, ECG किया जाता है। ठीक, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या है, अ टेस्ट दैट यूजेज अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट लाइव इमेज ऑफ हार्ट। अल्ट्रासाउंड के सहायता से हमारे हार्ट का लिविंग इमेज लेना क्या कहलाता है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, ग्राफी का मतलब चित्र। देखो इसके नाम में, टेस्ट के नाम में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। वहां पर इलेक्ट्रो था, इलेक्ट्रोकार्डियो यानी कार्डियो यानी हार्ट की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी, ग्राफी माने चित्र, कार्डियो माने किसका, हार्ट की। तो हमारे जो हार्ट क्या कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हमारे हार्ट की जो लाइव इमेज
लाइव इमेज देखने के लिए क्या किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक, अल्ट्रासाउंड के मदद से हमारे हार्ट की, ठीक है, लाइव इमेज देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग गरीब हैं तो क्या करते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं या अधिक से अधिक छत पर दौड़ लेते हैं। जो अमीर लोग होते हैं अपने घर में एक मशीन लगाए रहते हैं और उसी पे ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं, उसको ट्रेडमिल कहा जाता है। अब ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी टेस्ट क्या है? यह एक ऐसा टेस्ट है, हमारे हार्ट का एक ऐसा टेस्ट है जो उस समय किया जाता है जब हम लोग किसी हार्ड एक्सरसाइज में लगे हुए हों, किसी काम में लगे हुए हों, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हों, या हम क्या कर रहे हों, या हम किसी टेंशन में हों, किसी परेशानी में हों, ठीक है? यानी मेंटली रूप से क्या हो, डिस्टर्ब हों, ठीक है? या हम किसी कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हों, तो ऐसे समय में स्ट्रेस माने तनाव, ठीक है? मेंटली प्रेशर हो, तनाव, तनाव के कंडीशन में या एक्सरसाइज हम कर रहे हों कोई, ठीक है? उस समय हमारे हार्ट की जो गतिविधि होती है उसका पता लगाने के लिए टीएमटी किया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल क्या होता है, जिस पर अमीर लोग दौड़ते हैं कमरे के अंदर, उसको ट्रेडमिल कहा जाता है। तो ट्रेडमिल का मतलब, ट्रेडमिल टेस्ट तब कब किया जाता है, जब हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हम लोग स्ट्रेस की कंडीशन होता है, फिजिकल स्ट्रेस, तनाव की कंडीशन में होते हैं, तो उस दौरान हमारे हार्ट के फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीएमटी टेस्ट। जब हम कोई काम कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, या मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से स्ट्रेस की कंडीशन में हो, फिजिकली रूप से स्ट्रेस की कंडीशन में, उस समय हमारे हार्ट की एक्टिविटी को क्या करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। एंजियोग्राफी, ठीक है। अब एंजियोग्राफी कब किया जाता है, जैसे हमारे कोरोनरी है, कोई आर्टरी है, उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, तो उस ब्लॉकेज का पता करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी। जैसे मान लो, सपोज दैट, मान लो हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, एक ब्लॉकेज आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पैर की जो वो है, क्या वो है, आर्टरी है, उस आर्टरी से एक कैथेटर डालेंगे, क्या डालेंगे, कैथेटर डालेंगे। उस कैथेटर, हम कैथेटर को डालते क्यों हो, क्योंकि उस कैथेटर में क्या है, डाई है। अब उस डाई को कैथेटर की मदद से हम क्या, कहाँ भेजेंगे, ब्लॉकेज वाले साइट में भेजेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। तो कैथेटर, डाई और एक्सरे की मदद से हमारे किसी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता करना क्या कहलाता है, एंजियोग्राफी। अब डाई का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो कोई पाइप है, कोई पाइप में पानी क्या हो, बह रहा है, ठीक है। अगर उस पाइप में हम कोई कलर डाल दें, पानी में कलर डाल दें, तो हमें ये पता चलता जाएगा कि पाइप में पानी कहाँ पहुँचा है, और पाइप के अंदर पानी के फ्लो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। जैसे मान लो कोई ट्रांसपेरेंट कोई पाइप हो, ठीक है, और उस पाइप में हमें ये नहीं पता चल पा रहा कहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पानी का प्रेशर कम है, कहाँ ज़्यादा फ्लो के साथ बह रहा है, कहाँ धीमे फ्लो के साथ बह रहा है, नहीं पता चल पा रहा है। यदि हम उसी में कलर डाल दें, तो उस कलर के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि उस पाइप के अंदर पानी की फ्लो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ प्रेशर कम है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पर क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। तो एक्स-रे मशीन ब्लॉकेज को सही ढंग से क्या कर पाए, सही ढंग से पता कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, इसलिए कैथेटर के ज़रिए एक डाई भेजा जाता है। पहले हमारे क्या करते हैं, हमारे आर्टरी से, हमारे पैर की जो आर्टरी है उसके ज़रिए क्या किया जाता है, एक कैथेटर भेजा जाता है, उसमें डाई लगा के, डाई भर के। फिर डाई जब भेजा जाता है, फिर उसके बाद एक्स-रे किया जाता है। उस डाई की मदद से एक्स-रे में पता चल जाता है कि हमारे आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है। तो हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एंजियोग्राफी। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे हार्ट की फंक्शन को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीएमटी। जब जब हम क्या करते हैं, ईसीजी, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधि का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी कब किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से हमारे हार्ट का लाइव इमेज को पता लगाने के लिए, लाइव इमेज देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये समझ में आया होगा सारे के सारे टेस्ट। अब क्या है,
अब बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम आयन, एस्पिरिन एंड जार्विक 7, इसके बारे में कुछ वर्ड हैं जिसको हम देख लेते हैं, कभी-कभी क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये बीटा ब्लॉकर क्या है? बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है जो हार्ट अटैक को रोकती है। हार्ट अटैक को रोकने वाली एक दवा है जिसका नाम क्या है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इज ए मेडिसिन यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। यह एक औषधि है जिसका इस्तेमाल हृदयाघात यानी हार्ट अटैक को रोकने के लिए किया जाता है, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम आयन। हमारा हार्ट सही तरीके से फंक्शन करे, हमारा हार्ट सही तरीके से काम करे, इसके लिए पोटेशियम आयन बहुत ज़रूरी है। और हमें पता होना चाहिए कि पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? एप्पल्स में पाया जाता है। एप्पल्स आर रिच इन पोटेशियम आयन। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ हार्ट। एप्पल इज रिच इन पोटेशियम आयन। हृदय को सही ढंग से काम करने के लिए पोटेशियम आयन जरूरी है। सेव में पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जार्विक 7। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 इज एन आर्टिफिशियल हार्ट दैट वाज फर्स्ट इम्प्लांटेड इन द बॉडी इन 1982। जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हार्ट है, जिसे इंसानों में क्या किया? इम्प्लांट किया गया था। सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो किसी इंसान के अंदर इम्प्लांट किया गया था, उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या था? जार्विक 7। और यह कब इम्प्लांट किया गया था? 1982 में। याद करने वाली चीजें सब याद कर लीजिए। ठीक है। एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है जो ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। एस्पिरिन एक मेडिसिन है जो ब्लड को क्या करता है? पतला करता है। ब्लड को पतला करने का काम करता है। अब ब्लड को पतला करना ही क्यों? जैसे सपोज दैट मान लो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, मतलब इतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं आया कि पूरी तरीके से ब्लड का फ्लो रुक गया है, लेकिन ब्लड का फ्लो रुका है। क्यों रुका है? क्योंकि ब्लड हमारा गाढ़ा है, थोड़ा बहुत जगह है, तो अब ब्लड के गाढ़े होने की वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो हम उसको एस्पिरिन दे दें यानी ब्लड थिनर दे दें, तो ब्लड जब पतला हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो उस ब्लॉकेज के होने के बाद भी ब्लड का फ्लो होने लगेगा। तो ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, किसके जरिए? ब्लड को पतला करके, ब्लड थिनर मेडिसिन दे करके। ठीक है। और उस मेडिसिन का नाम क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है जो ब्लड थिनर के रूप में यूज होता है, जो ब्लड को थिन करता है। और जब ब्लड पतला होगा हमारा, जब ब्लड हमारा थिन होगा, तो और क्या फायदा होगा? हमारे ब्लड में क्लॉटिंग की संभावना कम